अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था। हमारे पुणे में ही एक फैमिली जो है वो कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। हस्बैंड ऊंची पोस्ट पे एक बड़ी कंपनी में जो है आईटी कंपनी में जॉब पर थे। वाइफ भी उनकी पढ़ी लिखी थी, बच्चे भी थे उनको। उन्होंने अपने बच्चों को कत्ल किया, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और बाद में दोनों मियाँ बीवी की भी जो है नाशें मिली उसी फ्लैट के अंदर। और वो लड़की का जो भाई है बेंगलुरु में रहता था, बार बार अपनी बहन को फ़ोन कर रहा है। उसने जब फ़ोन नहीं उठाई, वो बेचारा बेंगलुरु से आया पुणे को। एरिया पुलिस और अपने दोस्तों को साथ में लेके उन्होंने जब दरवाज़ा खोले तो देखा कि वहाँ पे चारों भी जो है उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है और चारों की नाशें वहाँ पर मिली। तो मैंने कल ये जब न्यूज़ पढ़ा ना, तो मैंने सोचा यार इस बारे में एक जो है वीडियो मैं बना के डालूँगा ताकि आप लोगों के अंदर थोड़ा सा मैं उम्मीद पैदा कर सकूँ। तो आज अभी 1 घंटा पहले ही मैं असर के बाद में चाय पीते बैठा था घर पर, फिर और एक ख़बर मेरे सामने आई। और पिंपरी चिंचवड़ के अंदर वो लड़के का नाम जाधव है, सरनेम उसका आर्नाव, और वो भी बड़ी पोस्ट के ऊपर था। और उसने तो चिट्ठी लिखा बाज़ाब्ता, बोले यार मेरे पास सब है, मेरे पास अच्छी जॉब है, मेरे पास में सैलरी है, सब कुछ है, मगर मज़ा आ रहा नहीं बोले मुझे ज़िंदगी में, इसलिए मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। तो 11वें फ्लोर से उसने कूदा और उस नौजवान की जान चली गई। देखो, कोई भी हो, एक बेटा बेटा होता है और एक भाई भाई होता है और एक अपना अपना होता है। अभी मुझे आप बताओ, वो जो जाधव है नौजवान, उसने इस तरह से अपनी जान दिया। असल में हम अपने पीछे के बैकग्राउंड को सोचें। मुझे अगर कुछ हो जाता है तो मेरे पीछे जो है ना रोने वाले मेरे माँ बाप हैं, उन पे क्या गुजरेंगी मुझे बताओ। जो माँ बाप ने उसको BCA MCA कराए होंगे, कितनी उनकी उम्मीदें होंगी। वो यहाँ पे जॉब के लिए आया, उसके माँ बाप गाँव में कितने लोगों को बोलते फिरते होंगे, अरे हमारा बेटा तो जो है आमचा मुलगा ते तिथे पुण्यात आहे कामासाठी आणि काय त्याला ते 1.5 लाख आणि 2 लाख रुपए पगार आहेत। मतलब उसके माँ बाप को कितना गौरव होता होगा अपने बेटे के ऊपर। अब वो बेटे की ऐसी खबर जब वो माँ बाप सुनेंगे, मुझे बताओ ना। अभी मैं आंध्र प्रदेश की एक और ख़बर पढ़ रहा था, आंध्र प्रदेश या केरला, मतलब साउथ इंडिया की ही थी वो। एक बेटा मर गया, एक फैमिली के अंदर बच्चे की मौत हो गई। वो सदमे में उसके माँ बाप, उसकी बहन, 3 लोगों की भी मौत हो गई। क्या रहता ना, एक इंसान से पूरी फैमिली कनेक्टेड होती है। हमारा काम क्या है, हम अपने को ना देखें। मैं आपको मेरे एक दोस्त का वाक़या सुनाता हूँ। वो दोस्त जो है मेरा, उसको 2 बच्चे थे और उसकी बीवी जो है ना हमेशा झगड़े करते रहती थी, हमेशा। तो वो दोस्त यानी उसने पूरा उसको डिवोर्स देने का, तलाक देने का जो है पूरा फ़ैसला ले लिया। और बस उसने डिसाइड कर लिया, यहाँ तक कि वो जहाँ पे तलाक होती है वहाँ पे उसने एप्लीकेशन वगैरह भी सब कुछ दे दिया। और वो इत्तेफाक से जो है ना, मेरे एक मुसल्ली का वो दोस्त था। तो मेरे मुसल्ली को, जब मुसल्ली किसे कहते हैं वो भी बता दो। मुसल्ली कहते हैं जो आपके पीछे नमाज़ पढ़ता है। मैं नमाज़ पढ़ाता था मस्जिद में, मेरे पीछे जो नमाज़ पढ़ने वाला है ना उसको मुसल्ली कहते हैं। मुझे ये लफ्ज़ इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि मैं अभी एक मीटिंग में था और वहाँ बड़े बड़े गवर्नमेंट के लोग थे, उनके बीच में मैंने ऐसी एक मिसाल दे दिया मुसल्ली की। तो बाद में वो क्लास 1 ऑफिसर पे वो पूछने लगे, बोले ये मुसल्ली क्या रहता। मैं बोला अरे यार गलती मेरी है, मैंने पहले ही बताना चाहिए था। मुसल्ली उसको बोलते जो आपके जो नमाज़ पढ़ाने वाला है ना, उसके पीछे जितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनको सबको मुसल्ली बोलते हैं। तो मेरे पीछे नमाज़ पढ़ने वाला एक नौजवान, वो उसका दोस्त था। उसने बोला नहीं नहीं यार, बोले ऐसा क्या कर रहा, बोले तू एक काम कर, चल ज़रा हमारे मौलाना के पास, अपन उनसे बात करेंगे। मुझे फ़ोन किया, मैं बोला यार मैं काम पे हूँ, मगरिब के बाद लेके आओ उसको। अब वो आए मगरिब बाद में, दोनों आने के बाद में मैं बोला भाई शादी होके कितने साल हो रहे। बोले शादी होके तकरीबन 12 साल हो रहे। मैं बोला यार 12 साल एक औरत के साथ में तुमने गुजारे और एक झटके में 12 मिनट में 12 साल के रिलेशन को तोड़ना चाहते तुमको मालूम है। मैं बोला वो जो 2 बच्चे हैं ना तुम्हारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब 12 साल तो तुमने उसके साथ में गुजार दी है। वो औरत भी, मैं बोला जंगली, जाहिल, अनपढ़, उसको भी इस चीज़ का एहसास नहीं है और तुमको भी नहीं है। अरे तुम दोनों का कुछ नहीं है इसमें, तुम दोनों जो है ना सेल्फिश हो, खुदगरज हो।
लेकिन तुमको ज़िंदगी देखना पड़ेगी वो 2 बच्चों की। वो 2 बच्चों तुम ये चाहते हैं वो 2 बच्चे आगे चल के जो है आवारा बने, वो 2 बच्चे स्कूल छोड़ दे, वो 2 बच्चे टपोरी बने, छपरी बने, वो दोनों बच्चे कुछ दूसरे धंधों में लग जाए। क्योंकि जब माँ बाप के बीच में तलाक होता है ना, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो बच्चों के ऊपर। पहले तो मेंटली तौर पे वो बुज़दिल हो जाते हैं, बुज़दिल यानी उनके अंदर जो है ना बुज़दिलपन आ जाता है वो बच्चों के अंदर। और जब माँ बाप एक होते हैं, भले वो झोपड़े में रहो, भले वो झोपड़पट्टी में रहो, भले वो पतरे के घर में रहो, सबसे बड़ा जो हौसला मिलता है ना वो उनके बच्चों को मिलता है। बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है, भाई हमारे साथ हमारे माँ बाप है। भले वो बच्चे जो है छोटा मोटा कॉन्फिडेंस होता है माँ बाप के होने से। माँ बाप अगर दोनों में से, हाँ माँ बाप का मरना एक अलग चीज़ है कि भाई मर गए तो उसका एहसास इंसान को होता, चलो अब वो तो अल्लाह ताला ने उनको बुला लिया। लेकिन डिवोर्स का जो इम्पैक्ट होता है ना वो बहुत ख़तरनाक होता है बच्चों के ऊपर। मैंने उसको समझाया, मैं बोला तेरा क्या है, चल बता मुझे, तेरी उम्र कितनी है अभी? उसकी उम्र कुछ 40-42 साल थी। मैं बोला तेरा लपड़ा है क्या किसी और लड़की से जो तुझे इससे डिवोर्स दे के जो है दूसरी जो है छमिया के साथ में शादी करना है, ऐसा कुछ है क्या तेरा मसला? बोले नहीं नहीं यार मुफ्ती साहब ऐसा कैसा बोल रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं। मैं बोला जब नहीं है ना, संभालो उस बीवी को, निभाओ। तुम उसके जंगलीपन को, तुम उसके चरबड़ ज़ुबान को, तुम उसको बर्दाश्त करो बच्चों को सामने रख कर कि भाई मेरे सामने मेरे बच्चों की ज़िंदगी है। मैंने कहा मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हुआ हूँ, वो बच्चे तुम्हारे पैर धोएंगे, पैर धोएंगे पैर बाप के, ये मेरी गारंटी याद रखना। क्योंकि उनको एहसास होगा गलती माँ की थी जो हमेशा झगड़ों के ऊपर जो है ना, और माँ को भी जो पावर पहुंचाने वाले हैं, उसकी वालिदा है, उसके दूसरे रिश्तेदार है, वो झगड़ों पे, क्योंकि ये भी मेरा एक तजुर्बा है, हमारे घरों के अंदर जो झगड़े होते हैं ना, अक्सर औरतों का दिमाग ख़राब करते हैं उनके भाई, उनकी बहनें, उनके रिश्तेदार। एक और मेरा शागिर्द है, वो वाक़ई और सुनाऊंगा मैं तो किस्सा बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने उसको जब समझाया, मैं बोला भाई अपना नहीं सोचना पड़ता है, बच्चों का सोचो। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2010-11 की, मैं जब नया नया लगा था उस मस्जिद के अंदर। आज जो है ना वो बच्चे माशाअल्लाह, वो इंसान वो हदिये तोहफे लेकर आता मुझे। अभी जो है 8 दिन पहले ही उसने मुझे जो है एक ऑफिस के लिए वो ला कर दिया, ब्लूटूथ अपनी तरफ से फ्री में। बोले मुफ्ती साहब ये मेरी तरफ से लो, बोले आपको हदिया। क्यों? क्योंकि मेरे चंद जुमलों की वजह से वो एहसानमंद है। वो बोलता सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली टूटने से बच गई। तो क्या होता है ना, हमको पीछे का देखना पड़ता है। एक नौजवान ख़ुदकुशी कर रहा है, उसके पीछे उसके माँ बाप है, उसके दादा दादी है, उसके रिश्तेदार है, उसके बिरादरी के लोग हैं, और अगर वो शादीशुदा है, उसकी बीवी है, उसके पीछे उसके ससुराल के लोग हैं। अरे भाई पूरा एक ख़ानदान है। अब ये जो लोग हैं, बंगाल की जो फैमिली थी, जिन लोगों ने, कितनी गलत बात है ये। अरे भाई देखो, तुम अगर मुझे आप बताओ ज़िंदगी में ऐसा कौन सा मसला है जिससे अगर आप डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं उसका सॉल्यूशन नहीं है। अब जैसे मैं वो जाधव की मिसाल लेता हूँ, नौजवान बच्चा है, भाई क्या प्रॉब्लम है तुझे? आजकल के नौजवानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है आपको? ये जो नौजवान, मेरा रिसर्च है, इस पर मैं ऐसे फालतू बातें नहीं करता, मैंने कई नौजवानों को मिल के पूछा हूँ इस मसले में। जो नौजवान जो है ना ऐसे इधर से पूरा टकला कर देते, बीच में जो है लाल पीले उदय नीले गुलाबी ऐसे बाल कर देते। क्यों? बोले मैं लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, साला मेरे को देखती ही नहीं बोले कोई। आज के नौजवान जो गाड़ियाँ लेते हैं ना, तो खुब्बड़ बाहर निकल गया है, ऐसा यूँ झुक के चला रहे हैं। तो ये सारे गाड़ियाँ लेने का एक ही रीज़न होता है। क्यों? बोले यार मेरा इम्प्रेशन पड़ना चाहिए, जो लड़कियों को पता चलना चाहिए मेरे ऊपर कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। कंपनी में जॉब कर रहे हैं, देखे कि दूसरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो चाय पीने को जा रहे हैं, उनकी हर एक की अपनी जो है कोई ना कोई दोस्त है, भले गर्लफ्रेंड ना हो लेकिन दोस्त होते हैं कॉमनली, चाय पीने को जा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं साथ में। अब ये इंसान को जो है ना आपस में निराशा पैदा होती है। ये जो है बेचारा, मराठी में उसके लिए बड़ा ही अच्छा जुमला है, देखो अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा है, उसके अंदर जो है ना एहसास कमतरी पैदा होता है उसके अंदर, और वो जो है निराश होकर
और वो जो है ना बेचारा वो ये सोचता है, तो ये चीज़ें जो है ना ऐसा खुड़ते रहता है इंसान। तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, इसका सिंपल सॉल्यूशन जो है ना, अपने आप को अकेला मत रखो, अपने आप को कभी भी अकेला मत रखो। आपके दोस्त होना चाहिए जिनसे आप बात करो, आपके फ्रेंड्स होना चाहिए, मिलो उनसे, उनके साथ चाय पीने जाओ, रात में आप जो है कहीं बैठो। और अगर नहीं है कहीं पे कोई दोस्त, देखो हमारे भारत की एक सबसे बड़ी ख़ास बात आपको पता है, जो दुनिया के किसी मुल्क में मैंने नहीं देखा। मैं कोरिया में देखा हूँ, मलेशिया, सब जगह। साउथ कोरिया में हम मेट्रो स्टेशन पे खड़े हुए हैं, हर आदमी वहाँ पे मोबाइल में देख रहा है, कोई किसी का मुंह देखने को भी तैयार नहीं है, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। मलेशिया में भी वैसे ही, दुनिया के दूसरे मुल्कों में कोई किसी को देखता नहीं, बात नहीं करता। हमारे इंडिया की ख़ास बात पता है आपको क्या है? मेरे ज़िंदगी में मैंने जितनी भी मरतबा मुंबई सफ़र किया, अब देखो पुणे से मुंबई कितने 3 घंटे लगते, लेकिन उतनी ही देर में जो साथ में बैठे हुए हैं उनसे जान पहचान हो गई, उनसे दोस्ती हो गई। बाज़ औक़ात तो ऐसा हुआ, एक नौजवान अभी आखिरी मरतबा मैं जा रहा था, मैंने उसको, हमारी ऐसी, मैंने चाय वड़ा पाव वाला आया तो मैं बोला भाई 2 दे, मुझे भी दे, ये लड़के को भी 1 दे। अरे नहीं बोले, अरे मैं बोला घ्याना काय प्रॉब्लम नहीं, अपन दोगे चाहे। तो हम लोगों ने वड़ा पाव खाए, फिर चाय वाला आया तो उसने चाय पिलाया मुझे, फिर बोले अरे किधर जा रहे आप? मैं बोला यार मेरे को एयरपोर्ट जाने का है, कैसा उतरना, कहाँ उतरना। अब आप सोचो, उस नौजवान को जो है थाना उतरने का था, लेकिन वो थाने से मेरे साथ घाटकोपर तक आया, मुझे जो है मेट्रो स्टेशन तक छोड़ा उसने। ये इंडिया है हमारा। हमारे देश में रिलेशन बनने में, दोस्तियाँ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप खाली 2 प्यार की बातें करो। तो मेरा आज तक का तजुर्बा है, मैं कभी भी मुंबई गया या दिल्ली हुई, निज़ामुद्दीन मरकज़ जाते रहते ना, रास्ते में जो भी मिले उनसे आपकी दोस्ती होना ही होना है, और नंबर एक दूसरे के साथ में शेयर होना ही होना है। तो ऐसे हमारे यहाँ इतनी मिलनसारी है इंडिया में बहुत, यानी आप लोगों को समझो अपना। आप होटल में गए कहीं पे, नए लोग हैं, टेबल पे बैठे, फिर किसी मसले पे एक दूसरे से जान पहचान करो लोगों से। तो क्या होगा, लोगों से जब आपकी जान पहचान होंगी, लोगों से आपकी बातचीत होंगी ना, तो आप अपने, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, बाज़ औक़ात ये भी होता है, हम अपने आप को बड़ा समझने जब लग जाते हैं ना, तो मैं कैसे बात करूँ, लोग साइलेंट रहना, उसीलिए वो डिप्रेशन में जाते हैं। आप जितना ज़्यादा बोलोगे ना, उतना ज़्यादा आपका दिमाग जो है वो रहेगा, फ्रेश रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लोगों के साथ में बात करने की, लोगों से जो है ना अपना नॉलेज शेयर करो, कुछ मसला नहीं है उसमें। तो ये जो हमारे नौजवान, अच्छा अभी आदमी बोलेंगे यार मैं किससे नॉलेज शेयर करूँ? अरे भाई छुट्टी लो 15 दिन की, अपने खुद के गांव में जाओ। अपना जो गांव है ना, गांव के अंदर कौन है? अपने साथ बचपन में पढ़ने वाले दोस्त लोग हैं, अपने जो बचपन के दोस्त हैं, गांव के दोस्त हैं, ख़ानदान के दोस्त हैं। जैसे आपके चचेरे भाई है, अब एक भाई की दुकान यहाँ है, दूसरे की वहाँ है, तीसरे की इधर है, खलेरे भाई है, उनकी दुकानों पे जाओ, बैठने का वहाँ पे जाके आधा घंटा। अभी मैं खुद वही करता हूँ, मेरे भी अपने जो है खलेरे मुँह भाइयों की, किसी की कपड़े की दुकान है, किसी की किराना दुकान है, हम जब जाते ना, मैं सबकी दुकानों पे जाके घंटा भर बैठे, इधर की उधर की बातें किए, गाँव की बातें, खेती बाड़ी की बातें, गवर्नमेंट की तरफ से जो है शेतकरी लोगों को क्या क्या अनुदान मिलने वाला है, क्या है उसके अंदर, नॉलेज शेयर करो। तो ऐसा अपने गाँव जाके अपने दोस्तों के साथ में। अब हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, हम बड़े शहर में रह रहे, अपने पास कार आ गई, बंगला आ गया, बड़ी जॉब आ गई, तो हम अपने गाँव के या अपने जो गरीब रिश्तेदार है या दोस्त अहबाब है, उन लोगों को मिलना भी नहीं चाहते, उनसे बात करना भी नहीं चाहते, तो फिर हम डिसअपॉइंटेड हो जाते। ये सारे प्रॉब्लमों की जड़ है। और नहीं तो फिर सफ़र पे निकलो, घूमने को जाओ। आप कहीं, मैंने जैसा बताया ना, मेरा ये भी तजुर्बा है, मैं घूमने को भी जहाँ पे गया, मेरे वहाँ पे लोगों से जो है ना दोस्तियाँ इतने पक्के हो गए कि बाद में हमने सामान भेजे एक दूसरे को। ऐसे भी मेरे दोस्तियाँ हो गए हुए हैं लोगों के साथ में। अभी जैसे मैं केरला गया था, मैं हमेशा बोलता हूँ केरला घूमने नहीं गया था, मेरी फ़्लाइट थी कोची एयरपोर्ट से, और मैं बेचैन था। कोझिकोड रेलवे स्टेशन से ट्रेन 2 घंटे रुक गई वहाँ पे। अब मैं बेचैन हूँ कोझिकोड रेलवे स्टेशन पे, और वो मैं ट्रेन में परेशान घूम रहा हूँ। एक चाचा है मेरे पास, बोले भाई क्या बात है, बहुत टेंशन में परेशान दिख रहे हैं। पर मैं बोला यार चाचा, मुझे जो है कोची एयरपोर्ट जाना है और गाड़ी हिल रही नहीं यहाँ से अब आगे बढ़ेंगी, अब कोजी अगर वहाँ लेट हो गया मेरी तो फ़्लाइट छूट जाएंगी। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये करता हूँ।
अब वो हमारी जो ट्रेन है ना, वो मुझे याद है अच्छी तरह से, वो कोची से 2 स्टेशन पहले, अब मैं वो स्टेशन का नाम भूल रहा हूँ देखो, नहीं तो मुझे अच्छी तरह याद था, वो स्टेशन पे भी वापस हमारी ट्रेन रुकी। चाचा ने बोले जल्दी सामान लो, बोले यहाँ से चलो सामान लो तुम्हारा। वो चाचा के साथ में उनकी पूरी फैमिली है, उनकी औरतें हैं बेचारों के साथ में, फिर भी उन्होंने क्या किया, वो ट्रेन को दिए छोड़ के, ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ में आए और हाथ पकड़ के मुझे जो है वहाँ तक लेकर गए, स्टेशन के बाहर तक। और वहाँ पे एक रिक्शे वाला था, उसको बोले भाई, वो मलयालम में बोले इनको एयरपोर्ट तक छोड़, बोले ले जाके। उसने बोला मैं एयरपोर्ट तक के 300 रुपये लूँगा। तो चाचा ने बोले चल 200 रुपये देंगे लेकिन एयरपोर्ट छोड़ दे, बोले। फिर वो चाचा ने मुझे बोले देखो ये मेरा कार्ड ले लो, बोले तुमको जो है अगर तुम्हारी फ़्लाइट वगैरह कैंसिल वो छूट जाती है, क्योंकि जाने में टाइम लगा, अगर छूट भी जाती है कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोची के अंदर जो है ये मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन करना, कुछ मसला नहीं है, लेकिन तुम पहुंच जाओगे मुझे उम्मीद है। और वो उनकी ट्रेन वहाँ पे आवाज़ दे रही है और मैं इधर बैठा रिक्शे के अंदर। वो चाचा गए जल्दी से, मैं देखते रहा, मैं बोला अरे भाई रुक ज़रा, पहले उनको देखन दे गाड़ी ट्रेन में पहुँचे कि नहीं। वो पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मुझे, मैंने उनको हाथ बताए, उनकी ट्रेन निकली और हमारा रिक्शा निकला। और वो इतना बड़ा मेरा फ़ायदा हुआ, उसके बाद भी मैं दूसरी मरतबा गया तो मैं खुद बाद में उसी स्टेशन पे उतरा, मैंने वो ट्रेन चेंज किया कोझिकोड से। मैं बोला यार वो चाचा रे सही बोले थे, क्योंकि वो स्टेशन के सामने ही एयरपोर्ट था करीब में। अब मैं अगर कोची चले जाता ना तो कोची से मुझे वापस आना पड़ता था, वापस वही स्टेशन से हाईवे से जो है एयरपोर्ट जाने के लिए। लेकिन तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप हमारे देश में घूमने के लिए भी जाते हैं ना कहीं, ऑटोमेटिकली लोगों से रिलेशन होते हैं आपके, ऑटोमेटिकली जान पहचान होती है, बिजनेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अपने आप को जो है ना हम थोड़ा सा सोशल बनाएं। सोशल मतलब लोगों के साथ उठना है, बैठना है और लोगों से मिलना है, मिलाना है। तो इंशाल्लाह ये डिप्रेशन के ख़यालात जहन में नहीं आते हैं, ना सुसाइड के ख़यालात दिलो दिमाग के अंदर आते हैं। तो ये मेरा कॉमन मैसेज है, क्योंकि किसी की भी जान जाए, वो किसी मज़हब का कोई भी हो, लेकिन वो इंसान है, उसके पीछे उसका ख़ानदान है, उसकी बिरादरी है। तो हम लोग अपनी सोच बदले, बोले ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा पैदा करो ना ज़िंदगी में। भाई तुमको मज़ा लाने का है ना ज़िंदगी में, ये मैंने तरीक़े बताया। कंपनी से 15 दिन की छुट्टी लो, गांव जाओ, दूसरी जगह जाओ, अपना ये चेंज करो, अपना शहर चेंज करो, अपनी बस्ती चेंज करो, खुद ब खुद तुमको मज़ा आने लगेगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ज़िंदगी में बहुत मज़ा है। वो मज़ा जो है एक बार तुमको समझ में आ गया ना, तो फिर ज़िंदगी में इतना मज़ा आएगा तुमको कि तुम बोलेंगे यार कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में बरकत दे दे। ऐसी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करोगे तुम। तो इसके लिए जो है ना अपने आप से मोहब्बत करना सीखो और अपने पीछे का सोचो। माँ बाप है, भाई बहन और रिश्तेदार वगैरह सब कुछ है। बस अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे अंदर एक उम्मीद पैदा करे और नाउम्मीदी से हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।